Hello everyone, welcome to the another YouTube video of विज्ञान YouTube चैनल। मुझे पता है काफ़ी दिनों से पिछले 2 हफ्तों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ माई सम कमिटमेंट्स। कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था अपनी वर्क लाइफ में एंड अभी तो थोड़ी फेस्टिवल पीरियड्स भी चल रही है, तो आपको पता है कि थोड़ा उसमें भी अपन व्यस्त चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अभी थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली अब वीडियोस लाऊं आपके सामने। ठीक है, ज़्यादा रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस आए और जल्दी से जल्दी हम चैप्टर को यू नो 11th के सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करें। ओके, सो बीच में जो डिले हुआ उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ बच्चों। और ऑल्सो अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 बज चुके हैं और दिवाली आ चुकी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का खेल, आज की पढ़ाई। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं बेसिकली कि आज होने क्या वाला है। ठीक है, क्योंकि वो जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज होने वाला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे बात। ठीक है, कि भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है, क्या चीज है सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, जिसमें से कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है जो कि यू नो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी की जो आज पूरी वीडियो की ड्यूरेशन है वो जाएगी इसी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मैकेनिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना अच्छे से डिटेल में बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शुरू में पढ़ा देते हैं, वो भी गलत नहीं है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब जाकर आपको पढ़ाऊंगा तीसरे लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि मैं जो क्रोनोलॉजी के साथ चल रहा हूँ उस हिसाब से वो परफेक्ट बैठता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो मान लो कि एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है। ठीक है, और अबाउट ए सर्टेन एक्सिस वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है इसके हर एक पॉइंट एक सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे अब ऑफ अ सर्टेन रेडियस आर। ठीक है, जिन सारे सर्कुलर मोशन का जो सर्कुलर प्लेन होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, हमें ये भी पता है। अगर मान लो मैं कोई एक आईएथ पार्टिकल लूं, यहाँ पर कोई एक आईएथ पार्टिकल है, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं। ठीक है, ये है आईएथ पार्टिकल जिसका मास है एम आई और डिस्टेंस क्या है आर आई। ठीक है, अब ये आईएथ पार्टिकल भी आर आई रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सही है ना। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला हमने क्या पर रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर। और हमें पता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसमें वी की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है, आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो यहाँ पर अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम आर आई स्क्वायर ओमेगा, सॉरी, ठीक तो है, हाफ एम आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ एम आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर आई और एम, आर आई क्यों मैंने लिखा, आर आई इसीलिए लिखा क्योंकि मैंने आईएथ पार्टिकल को लिया है। और ओमेगा में ओमेगा आई क्यों नहीं निकाला, बिकॉज हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। मैंने आपको प्योर रोटेशन पढ़ाते समय ये बात बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी थी कि हर एक पार्टिकल जब रोटेशनल मोशन कर रहा होता है, प्योर रोटेशनल मोशन, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन आ गई, हाफ एम आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की चीजें तो सही है। तो इसी को कहते हैं बस, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बस यही है। इसमें क्या आप सोच रहे थे कुछ रॉकेट साइंस होगा, यही है, दिस इज द इक्वेशन, के इज इक्वल टू हाफ एम आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना ध्यान से, वो ध्यान से समझने वाली बात ये है कि क्या आया था हमारा काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसको अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर से कंपेयर करूं, ठीक है,
तो हाफ तो हाफ है, ठीक है। वेलोसिटी जो कि लीनियर मोशन में था उसका रोटेशनल एनालॉग रोटेशनल मोशन में क्या हो गया, ओमेगा हो गया। वेलोसिटी जो कि लीनियर मोशन में v से डिनोट हम करते थे, तो उसका रोटेशनल एनालॉग लीनियर वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग इस इक्वेशन में क्या है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो अब अगर मैं देखूं ये m को, एम आर आई स्क्वायर को, ठीक है, तो ये एम आर आई स्क्वायर जरूर रोटेशनल एनालॉग होगा मास का, सही बात है ना। ये जो एम आर आई स्क्वायर है यही होगा रोटेशनल एनालॉग मास का, क्योंकि इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, हाफ तो इज अ कांस्टेंट, v जो है वो ओमेगा का रोटेशनल एनालॉग है, तो बचा क्या, एम आर आई स्क्वायर, या अगर मैं इसको बोलूँ एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर किसका रोटेशनल एनालॉग होगा, मास का। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस टू इक्वेशन। तो यही जो एम आर स्क्वायर होता है, चूंकि एम आर आई स्क्वायर is a rotational analog of mass, तो रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स क्या बोलते थे, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ मास। और मास किसकी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको पॉपुलरली हम लोग बुलाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब समझ आया मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी जाकर क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये सही लगता है कि काइनेटिक एनर्जी को जब हम डिराइव करें तब जाकर मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी समय बताऊं, ताकि आप फील कर पाओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चीज क्या है, ठीक है। तो एम आर आई स्क्वायर जो कि एक रोटेशनल एनालॉग है मास का, यानी मास जो लीनियर मोशन में काम करता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। और उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है। यहां से स्टार्ट हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आई से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर मान लो कि देर आर मल्टीपल पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल आई कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n, मान लो n पार्टिकल्स आर देयर, ठीक है। एम आई आर आई स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नाउ आई इज इक्वल टू क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस m n r n स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको समेशन को ब्रेक कर दूं, समेशन को ब्रेक करूंगा तो ऐसे सम फॉर्म में कैसे लिखूंगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन m n r स्क्वायर। तो ये जो मैंने नीचे में लिखा ये वाला स्टेटमेंट, यही वाले स्टेटमेंट का तो शॉर्ट फॉर्म में ऊपर में लिखा गया है ना। इसी को तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समेशन में, समेशन ओवर आई फ्रॉम 1 to n करके लिखा गया है MIRI स्क्वायर, इसी का ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, ठीक है। अब मानो कि एक रॉड है, ठीक है। रॉड के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस गुजर रहा है, ये अपना सेंटर ऑफ मास है रॉड का, ठीक है। अब अगर मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस पर मैं एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लूंगा dx चौड़ाई का, जो कि बहुत ही इनफाइनाइटिसमली स्मॉल चौड़ाई होगी dx, ठीक है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब ये जो स्मॉल वाला स्ट्रिप है, स्मॉल वाले स्ट्रिप का मास भी तो dm होगा ना, ठीक है, क्योंकि टोटल मास ऑफ द रॉड इज m, तो उसके स्मॉल पार्ट का मास dm होगा। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू dm, और अगर मान लो ये डिस्टेंस x था तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये मान लो था 0,0, तो ये हो जाएगा -l/2, और ये हो जाएगा +l/2, क्यों, टोटल लेंथ अगर रॉड का l है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -l/2 से l/2। ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक बेसिक ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं, क्योंकि बेसिक सीख गया तो एडवांस तो सीख ही जाओगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाला कंसेप्ट कि एक रॉड था जिसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा था, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है उस रॉड का, क्योंकि हर एक एक्सिस अलग अलग, अगर एक्सिस होगी तो उसकी अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी। याद रखना इस चीज को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एक्सिस डिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पे निकालूंगा तो उस सेम ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग आएगी।
तो अगर मैंने यहाँ पर एक रॉड लिया जिसका लेंथ एल है और उसके सेंटर ऑफ मास से उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है, और अगर उस सेंटर ऑफ मास से पास किए हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे और एक डीएक्स विद का या डीएक्स लेंथ का एक स्मॉल इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल स्ट्रिप लेंगे रॉड पे, और उसके बाद उसका मास हो जाएगा डीएम, उसकी स्ट्रिप का लेंथ है डीएक्स, तो आई हो जाएगा एम की जगह पर डीएम और आर आई स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैंने लिमिट माइनस एल बाई टू से एल बाई टू इसीलिए लिया क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास को हम 0,0 मानेंगे, पीछे जाएंगे तो ये डिस्टेंस माइनस एल बाई टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस प्लस एल बाई टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी रॉड का, है ना, बेसिक का। ये देख लो पॉज करके एक बार और ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अब अगर मान लो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये रॉड क्या था, एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ही था ना। तो अगर मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना चाहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना चाहती हो जाएगा डीएम आर स्क्वायर विद इन प्रॉपर लिमिट्स। विद इन प्रॉपर लिमिट्स यानी देख लेना जिस भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसका क्या लिमिट लेना है उसके डायमेंशंस के हिसाब से। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, आपने सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, फिजिक्स में काफी वेल यूज्ड टर्म है ये। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अगर अलग अलग, क्या लिख रहा हूं मैं स्पेलिंग, अगर अलग अलग पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, एक ही बॉडी के अलग अलग पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अलग अलग है, तो उस बॉडी का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उनके एडिशन के बराबर होगा, उनके अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। यानी एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके जी, ये और ये। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक जुड़ता फिरता टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली होता क्या है, इसको समझना बहुत आसान है। मान लो कि एक कोई आर्बिट्ररी शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस आर्बिट्ररी शेप के ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है अबाउट अ सर्टेन एक्सिस, ये मैंने एक्सिस बना दिया। ठीक है, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इसकी आई की वैल्यू क्या होगी बच्चे, आई की वैल्यू होगी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। सही है, यही होगा रेडियस ऑफ गायरेशन में। अगर कोई एक आर्बिट्रली शेप्ड ऑब्जेक्ट एक सर्टेन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगी, बिकॉज हर एक पॉइंट का सर्कुलर मोशन करने का रेडियस अलग होगा, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगी, उन सबका अलजेब्राइक सम। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करें, रुक जाओ, doesn't feel like a perpendicular lol, wait, अब मैं एक यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ हो ना, मान लो इस परपेंडिकुलर का लेंथ है के, ठीक है, ये एक मैंने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है के, अगर उसका स्क्वायर करके इस आर्बिट्ररी शेप के मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मान लो इस आर्बिट्ररी शेप्ड ऑब्जेक्ट का मास था m, और ये मैंने उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक सर्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्क्वायर करके अगर मैं इस आर्बिट्ररी शेप्ड ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो ये हमें वही वैल्यू दे जो कि इसकी ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। तो इस के को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इस के को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? मैंने क्या किया, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये आर्बिट्रली शेप्ड ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो रोटेट कर रहा था, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जिसका मान लिया मैंने लेंथ k। ठीक है, अब जब मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया इसके स्क्वायर को मैं उस आर्बिट्रली शेप्ड ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो वैल्यू आ रही है वही ये वाला फॉर्मूला निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आ रही है उसके बराबर है। ठीक है, तो इस के को हमने एक टर्म दे दिया जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल है। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन से रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम, यानी आई क्या है अपना m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस एन सो ऑन mn स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई m यानी टोटल मास, तो इसको क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस एन सो ऑन mn। ये अपना फॉर्मूला किसका, रेडियस ऑफ गायरेशन का। ठीक है, बोलो भैया, आ रही बात समझ? ठीक है। हम्म। अब देखो, दो थ्योरम्स हैं रोटेशनल मोशन में जो कि हमें बहुत हेल्प करते हैं वेरियस वेरियस डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। ठीक है, इनको हम एक्सिस ट्रांसफर थ्योरम्स कहते हैं। एक्सिस ट्रांसफर थ्योरम्स के दो पार्ट होते हैं, दो अलग अलग थ्योरम होते हैं। एक होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरा होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पहले करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आ जाओ। तो देखो इसकी कुछ कंडीशन होती है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो है ना, इट होल्ड्स ओनली इन द एक्सिस, ओनली इन द केस ऑफ प्लेनर मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिख देता हूं, इट होल्ड्स ट्रू ओनली इन केस ऑफ प्लेनर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कंफ्यूज अगर हो रहे होगे कि प्लेनर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सिमिलर सिंपल शब्दों में 2D ऑब्जेक्ट्स, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए यू कैन अप्लाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ गया ये थ्योरम काम नहीं करेगा। ठीक है, ये थ्योरम काम तभी करेगा जब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, यानी एक प्लेन में मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वॉल्यूम ना हो उसका। ठीक है, थिकनेस नेग्लिजिबल हो, ऐसा ऑब्जेक्ट। ये क्या बोलता है कि मान लो कि कोई आर्बिट्ररी शेप का ऑब्जेक्ट है। आप बोल रहे होगे कि आज सर सब आर्बिट्ररी शेप के ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मान लो इस आर्बिट्रली शेप्ड ऑब्जेक्ट का ये है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से ये जो आई एक्स है यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी उसको मान लो आई एक्स मान लेते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग जो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई वाई है। ठीक है, तो अगर हमें ये मालूम है कि कोई एक आर्बिट्रली शेप्ड बॉडी है, उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो उसी सेंटर ऑफ मास से उन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक एक्सिस होगा, अगर उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है यानी आई जेड का, तो आई जेड की वैल्यू होगी आई एक्स प्लस आई वाई, यानी बाकी जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं उनका अलजेब्राइक सम। ये है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये केवल एक्स और वाई एक्सिस के केस में नहीं होता है, ये किसी भी केस में होगा। अगर मान लो मुझे एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, या किसी भी दो परपेंडिकुलर, किसी भी दो एक्सिस के अलोंग जो कि सेम पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, उसके अलोंग अगर हमें दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो उसी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होता हुआ उन दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर जो तीसरा एक्सिस होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों एक्सिस के अलजेब्राइक सम के बराबर होगा, यानी आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मैंने यहाँ पर एक्स और वाई इसीलिए दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इट इज जस्ट एग्जाम्पल, यू कैन अप्लाई इट इन केस ऑफ एनी एक्सिस, इन केस ऑफ एनी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, एंड विल टीच यू ऑल्सो कैसे अप्लाई करना है, घबराओ मत, अभी मैं थ्योरम बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी चाहे वो 2D हो या फिर 3D हो, यानी चाहे वो रेक्टेंगुलर लैमिना हो
या एक सॉलिड स्फीयर हो, या एक हॉलो सिलेंडर हो, या एक रिंग हो, या एक डिस्क हो, हर एक शेप में, हर एक साइज के ऑब्जेक्ट में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो द मोस्ट सुटेबल थ्योरम इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है। अब इसका क्या फंडा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मुझे लगता है ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी से आते हैं। ठीक है। अगर मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी देखूं तो ध्यान से समझना। मान लो कि एक अगेन आर्बिट्ररी शेप्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है। एक सर्टेन एक्सिस के अलॉन्ग वो रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए जो सर्टेन एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये आर्बिट्ररली शेप्ड ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ये उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लो ICM है। ठीक है। यानी इस आर्बिट्ररी शेप्ड ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पास कर रहा है उसके अलोंग जब ये रोटेट करता है तो उस एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। अब अगर हमें मान लो कि एक दूसरे एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जैसे मान लो कि एक ऐसी कोई एक्सिस है। ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग और मुझे इस आर्बिट्रली शेप्ड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है। और मान लो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, तो ये और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बोलता है दैट I इज इक्वल टू ICM प्लस, अगर इस आर्बिट्ररी शेप्ड ऑब्जेक्ट का मास m है, m इंटू डी स्क्वायर। ICM प्लस MD स्क्वायर। रुक जाओ मैं इसको थोड़ा, ICM प्लस MD स्क्वायर। ठीक है। इसको हम लोग स्टेनर्स थ्योरम भी कहते हैं। स्टेनर्स वाज अ मैथमेटिशियन जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। ऑल्सो नोन एज स्टेनर्स थ्योरम, बट पॉपुलरली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। So this is the statement of theorem of parallel axis and this is the formula. I is equal to ICM plus MD square। यानी नए एक्सिस का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट, तो पहले तो हमें उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। उसको हम ऐड करेंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से, जिसका मल्टीप्लीकेशन होगा उन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। ठीक है। तो I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। सिंपल है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है। समझ तो आई क्या होगा, समझना तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ मेमोराइज कर लेना, भूलना मत। ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हो। और अभी जब मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बताऊंगा ना, जब हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस शेप्स, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। कि एप्लीकेशन कहाँ है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की। ठीक है। आ जाओ। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें वेरियस वेरियस शेप्स का, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, मैं लिख देता हूँ नो डेरिवेशन इज गोइंग टू हैपन इन दिस क्लास। क्योंकि ये क्लास में मैं आपको स्कूल की पढ़ाई नहीं करवा रहा। ठीक है। उसके लिए आप NCERT रेफर कर सकते हो, बेस्ट है वो डेरिवेशन के लिए। आपको अगर अपने स्कूल एग्जाम्स में लिखना है, तो मैं यहाँ पर जेई और नीट की बात कर रहा हूँ। अपन जेई और नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें मुझे डेरिवेशन से मतलब नहीं है, मुझे इक्वेशन से मतलब है, तो मैं कोई भी डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। ठीक है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो मैं शेप लिखूंगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलोंग, उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, और बाकी कुछ एक दो एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है। पहला, रॉड। ठीक है। अगर रॉड की बात करें तो मान लो कि एक ऐसा रॉड है। हाँ, ये एक ऐसा रॉड है। ठीक है। इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास से ये पास कर रहा है, इसका एक्सिस क्या है, इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये एक एक्सिस पास कर रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है COM। क्या है ये, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। उसके अलॉन्ग ये, रुक जाओ ये थोड़ा सा गंदा सा हो गया। हम्म, ये एक एक्सिस है जो कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और इसी के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक है। तो ICM जो होता है रॉड का, तो मान लो इस रॉड का लेंथ है L। ठीक है। और मास है M। तो ICM जो होता है रॉड का, वो होता है ML² बाई 12। ICM, फिर मैंने गलत कर दिया, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था।
ताकि आपको जगह मिलता ना विजुअलाइज करने के लिए। रुक जा भाई। हाँ, इस रॉड का लेंथ है एल, ठीक है, मास है एम, और ये है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस का, आईसीएम का, ml² by 12। ठीक है, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ सब मेमोराइज कर लेना। दिस शुड बी मेमोराइज्ड अगेन। इनके डेरिवेशन याद रहे ना रहे उसका कोई काम नहीं आने वाला जेई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में, बिकॉज तुम क्या डिराइव करने बैठोगे जब रॉड से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लगेंगे उसमें, याद रखना। ठीक है, ICM = ml² by 12। अब अगर मान लो कि मुझे निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, ये मान लो है आई डैश, तो कैसे निकालेंगे आई डैश? आई डैश निकालने के लिए क्या करेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए या परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं क्योंकि दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ICM इज हाउ मच, ml² by 12, और क्या था उसका इक्वेशन, md² प्लस मास इज m, एंड व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज नथिंग बट l/2, तो m × l/2 का होल स्क्वायर, यानी ml²/12 प्लस ml²/4। तो ये क्या हो जाएगा, ml²/3 के बराबर। तो देख रहे हो अलग अलग एक्सिस पे सेम ही रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ रहा है। प्रूव हो गया ना, मैंने जब बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एक्सिस डिपेंडेंट क्वांटिटी, अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ऑब्जेक्ट का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने सीखा कैसे हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाकर ये डॉटेड लाइन वाले आई डैश की वैल्यू निकाली विथ रिस्पेक्ट टू ICM। ठीक है, दूसरा क्या ऑब्जेक्ट होता है भैया, रिंग। रिंग रिंग रिंग। अब रिंग क्या होता है, यही होता है रिंग। रिंग यानी आपने आपकी मम्मी जो चूड़ी पहनती होंगी, ठीक है, या फिर आप हाथ में अगर कोई कड़ा पहनते होगे वो रिंग है। ठीक है, मान लो उस रिंग का रेडियस r है। ठीक है, अब देखो इस रिंग का मान लो ये है सेंटर ऑफ मास, बीच वाला पॉइंट, तो ICM जो होता है रिंग का वो होता है mr² के बराबर। ठीक है, ICM जो होता है रिंग का क्या होता है, वो mr² के बराबर। अब अगर मान लो कि मैं आपको बोलूं कि रिंग के दोनों डायमीटर्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, यानी दोनों दो डायमीटर्स जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, उन दोनों डायमीटर्स के अलोंग अगर मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा। तो देखो ये जो ICM था ये इन दोनों डायमीटर से परपेंडिकुलर था, क्योंकि ये जो ICM था ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज एन एक्सिस व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अगर ऐसे रिंग है तो ये ऐसे है ICM। तो अगर मुझे ICM पता है, ठीक है, और अगर मान लो कि ये जो डायमीटर इसका क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और ये वाले डायमीटर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, क्यों दोनों डायमीटर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, बिकॉज अगर ये वाला डायमीटर लोगे वर्टिकल वाला, इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जो हॉरिजॉन्टल वाला डायमीटर लोगे उसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, दोनों बराबर है। ठीक है, सिमेट्रिकल है ये दोनों, तो इसीलिए दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी। तो I + I इज 2I, एंड दैट इज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। IX + IY is how much, I + I, which is 2I, और IZ यानी ICOM इस केस में वो कितना है, mr²। तो I क्या हो जाएगा, mr²/2। तो डायमीटर्स के अलोंग रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है mr²/2। ठीक है, अब अगर मान लो कि रिंग से टेंजेंट कोई एक्सिस है ऐसे, ये आई डैश, अगर इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ICM इज हाउ मच, mr² प्लस रिंग का मास अगर m है, ठीक है, और ICM इज mr², रिंग का मास m है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अब इसमें इन दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, ठीक है, ये वाला, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2, तो यहाँ पर mr²/2 लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, प्लस m इंटू ये क्या है, r², तो mr²/2 प्लस mr²/2 क्या हो जाएगा, 3/2 mr²। आई डैश क्या आ गया, 3/2 mr²। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं अगर डेरिवेशन ना भी समझ आए कोई बात नहीं, बट ये जो फॉर्मूले हैं स्पेशली ये ICM, इसको मेमोराइज करना है। ठीक है, थर्ड कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डिस्क।
डिस्क ही होता है ना, कि रिंग ही होता है, बट अंदर से वो हॉलो नहीं होता, अंदर से वो कवर्ड होता है, अंदर उसके मटेरियल होता है डिस्क के, बात वही है, बाकी सब सेम है। मान लो ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास है और डिस्क की रेडियस आर है, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म डिस्क है, कि कहीं से भी काटोगे तो यूनिफॉर्म मटेरियल मिलेगा, यूनिफॉर्म डिस्क है। तो इसका जो आईसीएम होता है, एक्सक्यूज मी, इसका जो आईसीएम होता है वो होता है mr² 2। डिस्क का सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ठीक है। अब अगेन अगर मैं इसमें भी वो सेम चीज पूछूं आपसे, कि डायमीटर के अलोंग, दोनों डायमीटर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनके अलोंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये आई, ये भी आई, क्योंकि इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों आई के अलोंग, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। तो 2i इज इक्वल टू आई सी एम, विच इज mr²/2। ये हमने कौन सा लगाया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहाँ पर लगा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, mr²/4 के बराबर, ठीक है। तीसरा केस, अगर मान लो कोई एक टेंजेंशियल है एक्सिस, उसके अलोंग अगर मुझे आई डैश निकालना है, तो आई डैश कैसे निकालेंगे, आई डैश निकालने के लिए बहुत सिंपल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है आर, और इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/4, तो mr²/4 आईसीएम हो गया, प्लस m इंटू r², तो ये क्या हो जाएगा 5/4 mr², तो ये आ गया अपना आई डैश, ठीक है। अगेन हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन, जो आपको याद रखना है, जिसमें जिसमें मैंने वीवीआई लिखा है ना, नोट्स में देखना और उसको याद रखना, ठीक है। अगर कहीं पे पेपर पेन में लिख के चिपका देना पड़े रूम पे, चिपका देना, बट याद रखना, ठीक है। ऐसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक सेपरेट फॉर्मूला नोटबुक बनाइए, और उसमें सारे चैप्टर का, फिजिक्स का अलग फॉर्मूला नोटबुक, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, और उन फॉर्मूला नोटबुक में अलग अलग चैप्टर्स के टॉपिक के हिसाब से फॉर्मूले लिखो, और उसको लेकर बैठो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो फॉर्मूला कभी याद नहीं करना पड़ेगा, इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे कि वो दिमाग में अपने आप एम्बेडेड रहेगा आपके, ठीक है। अब एक चीज होती है रेक्टेंगुलर लैमिना, ये कम लोग पढ़ाते हैं, बट मैंने देखा इससे जेई और नीट दोनों में क्वेश्चंस आते हुए, तो इससे बढ़िया कि मेरे बच्चे वहां पर जाकर इसको डिराइव करके अपना टाइम वेस्ट करें, मैं आपके लिए वो अभी कर देता हूँ, विच इज नॉट एक्चुअली अ टाइम वेस्ट बट अ टाइम यूटिलाइजेशन, एंड उसके बाद वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर लैमिना मतलब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड जैसा ले लो जो कि 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अब ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास था, बीच वाला पॉइंट, रुक जाओ, ये बीच वाला पॉइंट मान लो सेंटर ऑफ मास है, अगर इसके अलोंग एक एक्सिस है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, और इसको मान लो वाई एक्सिस, और ये है अपना सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका लेंथ है एल, ब्रेथ है बी, ठीक है। तो आई एक्स जो होगा, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो सेंटर ऑफ मास होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस पास कर रही है एक्स एक्सिस में अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mb²/12, और आई वाई होगा ml²/12, ठीक है। आई एक्स होगा mb²/12, आई वाई होगा ml²/12। आई जेड अगर निकालना है, यानी एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, जो बाहर जा रहा है आउट ऑफ द प्लेन, तो आई जेड के लिए क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, यानी m/12 को कॉमन ले लेंगे, l² + b², ठीक है। और अगर मान लो स्क्वायर है, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो अगर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के केस में तो एक फंडा बहुत क्लियर है ना, कि एल और बी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। स्क्वायर के केस में ये जो एल है और ये जो बी है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी दोनों एल और एल हो जाएगा। तो अगर मुझे स्क्वायर के केस में आईसीएम बताना है, ठीक है, तो आईसीएम होता है ml²/6 के बराबर, ठीक है। और अगर एक डायगोनल के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे,
और ये भी एक डायगोनल है। अगर डायगोनल्स के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो इस डायगोनल के अलॉन्ग भी आई होगा, इस डायगोनल के अलॉन्ग भी आई होगा, क्योंकि कट करोगे तो इधर जितना पोर्शन उधर ही उतना पोर्शन, सिमेट्रिक। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू ml²/6, तो i इज इक्वल टू ml²/12, यानी स्क्वायर के एक डायगोनल के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ml²/12। ठीक है, और आई जेड क्या हो जाएगा, अगर ये आई एक्स है और ये आई वाई है, तो आई जेड के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, एल को बी के बराबर कर दो इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 2l², तो यानी 2ml²/6, 12 यानी ml²/6। अब समझ आया कि ये आई सी एम कैसे आया, ये आई सी एम ऐसे आया। ठीक है, तो बेसिकली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ठीक, तो ये आ गया स्क्वायर का। अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर का। खोखला सिलेंडर, कहाँ देखा होगा तुमने खोखला सिलेंडर? खोखला सिलेंडर जैसे वो डस्टबिन होता है ना अपना, जो रखा होता है, अंदर से तो खोखला होता है, बाहर से सिलेंड्रिकल शेप का, तो वो जो रोड पे रखा हुआ डस्टबिन होता है ना बड़ा वाला, उसको मान लो हॉलो सिलेंडर है वो। मान लो क्या, वही है ही तो, वही है, हॉलो सिलेंडर ही है वो, मान लो क्या सर। ठीक है, हाँ भैया ये सिलेंडर है, हॉलो है। ठीक है सर, रेडियस अपनी आर है। ठीक है, लेंथ अपनी एल है, एल है। ठीक है, और ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू ये एक एक्स एक्सिस पास कर रहा है, और इसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बतानी है, तो आई एक्स जो होता है वो होता है mr² के बराबर। क्या होता है, आई एक्स mr² के बराबर। आई वाई आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो निकाल लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ हो गया ना, सिक्स्थ था ना हॉलो सिलेंडर। सेवेंथ इज सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर यानी आपके घर में जो एलपीजी होता है, जिसमें जिसके हेल्प से मम्मी खाना बनाती है आपके घर में, वो सेम ही होता है दिखने में, कोई अलग तो होता नहीं है। ये अपना रेडियस आर, ठीक है, लेंथ एल, तो इसका जो होता है आई एक्स, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो ये होता है mr²/2 के बराबर। क्यों? क्योंकि एक सॉलिड सिलेंडर को हम कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी डिस्क मान सकते हैं, कि अगर सारे डिस्क को एक साथ स्टैक करके रख दें हॉरिजॉन्टली, तो वो एक सॉलिड सिलेंडर बना देगा, या वर्टिकली। तो डिस्क का क्या था, mr²/2 था ना, आईसीएम, इसीलिए सॉलिड सिलेंडर का भी mr²/2 है। और हॉलो सिलेंडर को मान सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग, तो रिंग का कितना था mr², तो इसका भी देखो mr² है, सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हॉलो स्फीयर पे, अपना आठवां शेप, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर यानी बलून, बलून कुड बी अ गुड एग्जांपल, अंदर से खोखला, बाहर से स्फेरिकल शेप। ठीक है, मान लो इसका मास m है, रेडियस इज r। ओके, हम इसके डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। ठीक है, तो वो होगा आई सी एम इज इक्वल टू 2/3 mr²। आई सी एम क्या हो जाएगा, 2/3 mr²। और मैं यहीं पर लिख देता हूँ सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर यानी फुटबॉल, दोनों का शेप तो सेम ही होगा, तो ऊपर वाला ही डायग्राम फॉलो कर लेना, ये हो जाएगा 2/5 mr²। ठीक है, ये हो गया 2/5 mr²। तो ये जितने भी शेप्स मैंने आपको करवाए और जितनों का भी मैंने ICM लिखा है, ठीक है, जैसे रॉड का ml²/12, रिंग का mr², डिस्क का mr²/2, रेक्टेंगुलर लैमिना का MB²/12, ml²/12, स्क्वायर का ml²/6, सिलेंडर का mr², रिंग का कॉम्बिनेशन उससे याद कर सकते हो, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का डिस्क का कॉम्बिनेशन mr²/2, हॉलो स्फीयर इज 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr²। ये जितने भी मैंने आपको शेप करवाए ना, ये सारे शेप का ICM का वैल्यू आपके जबान पर होना चाहिए, आपके जुबाह पे होना चाहिए। बोलो जुबाह केसरी।
आपको बोलो जुबा केसरी नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, बोलो जुबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो आपके बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चे फॉर्मूला याद करने से भागते हैं, तो मत करो याद, इससे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि खुद पे खुद याद हो जाए। चलो, अब देर आर सम मोर इक्वेशंस इन रोटेशनल मोशन, जिसमें कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन बताएंगे अलग रोटेशनल पैरामीटर्स के साथ। जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या था इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। वैसे तो डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ है, बट जनरल इक्वेशन क्या है, यही है ना। इसका रोटेशनल एनालॉग क्या होगा, एफ की जगह पर टाउ, एम की जगह पर क्या होगा आई, ए की जगह पर अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्यों आई एम की जगह पर आई आया, क्योंकि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है उसी का रोटेशनल एनालॉग रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन किए हुए जहां पर भी आई का टर्म आएगा उसका कोई मीनिंग नहीं है, इट इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो हमें ये जरूर बताना पड़ेगा कि किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आई निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे अब आता है अपना लीनियर मोमेंटम इज p इज इक्वल टू एम वी, इसका रोटेशनल एनालॉग क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज l, m इज I, v इज ओमेगा, तो l इज इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, सिमिलरली वर्क डन क्या होता है लीनियर फोर्स के लिए, इंटीग्रल एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, इसका रोटेशनल एनालॉग क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू। ठीक है, और अगर इसको ऐसे लिखें, ये तो डी डब्ल्यू हो गया ना, इसको अगर डब्ल्यू में लिखेंगे तो हो जाएगा टाउ डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू। ठीक है, दूसरी चीज वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता था लीनियर मोशन में, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। ठीक है, हो जाएगा W इज इक्वल टू के रोटेशनल फाइनल माइनस के रोटेशनल इनिशियल। ठीक है, लीनियर इम्पल्स क्या होता था, एफ डी टी, यही होता था ना, इंटीग्रल T1 से T2। तो इसका रोटेशनल एनालॉग यानी एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, उसको भी जैसे ही डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा टाउ डी टी, T1 से T2, इसको कहते हैं क्या, एंगुलर इम्पल्स। इनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो घबराना मत कि इतने सारे फॉर्मूले और याद करने पड़ जाएंगे क्या सर, नहीं, इनसे बहुत कम फॉर्मूले आते हैं। हमें एक और चीज पता है, ठीक है, कि लीनियर इम्पल्स जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। तो एंगुलर इम्पल्स किसके बराबर होगा, यानी T1 से T2, टाउ डी टी विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1। ठीक है, तो बेसिकली ये है कुछ अदर फॉर्मूलेज, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अपने। वैसे तो आपको अगर अच्छे से अभी तक आपने रोटेशनल मोशन मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको इसमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब चाहोगे तब इसको अपने दिमाग में डिराइव कर लोगे विद इन सेकेंड्स। बट मैंने, ताकि आप ये मत बोलोगे सर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस, अब करते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, two rotating bodies A and B of masses m and 2m with moment of inertia IA and IB, where IB is greater than IA, have equal kinetic energy of rotation। दो rotating bodies हैं A और B, ठीक है, mass of A is how much, m, mass of B is how much, 2m, moment of inertia of A is IA, moment of inertia of B is IB, the condition is IB is greater than IA, given है भैया क्वेश्चन में। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, हमने डिराइव किया था स्टार्टिंग में क्लास के। बोला गया है कि दोनों रोटेटिंग बॉडीज का मोमेंट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी हाफ आई ए ओमेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई बी ओमेगा बी स्क्वायर, गिवन इन द क्वेश्चन, कंडीशन इज गिवन, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है दोनों का, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ओमेगा ए बाई ओमेगा बी क्या आ जाएगा, ओमेगा ए बाई ओमेगा बी इज इक्वल टू रूट आई बी अपॉन आई ए, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। ओमेगा ए बाई ओमेगा बी इज इक्वल टू अंडर रूट आई बी अपॉन आई ए। पूछा क्या जा रहा है, इफ एल ए एंड एल बी आर द एंगुलर मोमेंटा रेस्पेक्टिवली ऑफ ए एंड बी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल ए एंड एल बी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन बताना है। तो देखो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, अभी बताया मैंने आप लोगों को, पी इज इक्वल टू एम बी का रोटेशनल एनालॉग, ठीक है। तो एल ए क्या हो जाएगा, आई ए ओमेगा ए, एल बी क्या हो जाएगा, आई बी ओमेगा बी, ठीक है। तो एल ए अपॉन एल बी क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन आई बी इंटू ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी। अब ओमेगा ए बाई ओमेगा बी का फॉर्मूला यहां से निकाल लें, रूट आई बी बाई आई ए, ठीक क्या हो जाएगा, आई ए बाई आई बी इंटू अंडर रूट आई बी बाई आई ए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहां से निकाला है ना। तो आई ए इंटू रूट आई बी डिवाइड बाई आई बी इंटू रूट आई ए, ये क्या हो जाएगा, एल ए बाई एल बी इज इक्वल टू अंडर रूट आई ए अपॉन आई बी, ये आया फाइनली। अब ध्यान से देखो, ये जो हमें फाइनल इक्वेशन आया, इसमें आई ए ऊपर है आई बी नीचे है, बट हमें पता है कि आई बी जो है वो आई ए से बड़ा है। अगर कोई बड़ा टर्म डिनोमिनेटर में होगा तो ये पूरा 1 से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब कि एल ए अपॉन एल बी इज लेस देन 1, यानी एल ए इज लेस देन एल बी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल ए एंड एल बी, कि एल ए की वैल्यू एल बी से छोटी है, यानी बी वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका एंगुलर मोमेंटम बड़ा है, ज्यादा है ए के एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ो। A light rod of length L have two masses m1 and m2, टू मासेस m1 एंड m2 अटैच टू इट्स टू एंड। लाइट रॉड यानी रॉड की मास को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, उससे दो मासेस अटैच्ड है m1 और m2, चुन्नू मुन्नू दोनों अटैच्ड है, ठीक है। ओके, इसका लेंथ कितना है, l है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब मान लो कि इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां से पास कर रहा होगा, तो ये जो एक्सिस होगी, ठीक है, ये जो एक्सिस होगी, इससे सेंटर ऑफ मास, ये जो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इस M1 M2 वाले सिस्टम का, M1 M2 रॉड वाले सिस्टम का, उसका आईसीएम पूछा जा रहा है। बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, आईसीएम। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दिल दर बदर, बताओ जल्दी से। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका M1 से डिस्टेंस अगर मान लो L1 है, और M2 से डिस्टेंस इसका मान लो L2 है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में पता था ना L1 कैसे निकालते हैं, M2L डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और L2 कैसे निकालते हैं, M1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। पढ़ा था ना ये फॉर्मूला, नहीं पढ़ा था तो वापस जाके मेरी वीडियो में पढ़ो, ठीक है। कि अगर M1 मास का डिस्टेंस निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास से तो M2 मास को न्यूमरेटर में लेंगे, और अगर M2 मास का डिस्टेंस निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास से तो M1 मास को न्यूमरेटर में लेंगे, ठीक है। L1 L2 पता है, I क्या होगा, I होगा M1 L1 स्क्वायर प्लस M2 L2 स्क्वायर, अलजेब्राइक सम फॉलो करता है। तो बेसिकली I will be equal to M1 L1 square is how much, M2 L square डिवाइड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 L2 is how much, M1 L स्क्वायर M1 स्क्वायर, M2 स्क्वायर होगा M2 M1 स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई
m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास किसका, इस दो मास और रॉड के सिस्टम का अबाउट सेंटर ऑफ मास। वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसका, ऑफ दिस रॉड मास सिस्टम। ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये नीट का PYQ है। तो जो जेई के बच्चे हैं वो अब भाग मत जाना, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जेई में भी इस तरह के सवाल रेगुलरली पूछे जाते हैं। देखो क्या है, 4 holes of radius r are cut from a thin square plate। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अब 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 क्या सर, अब ये, ठीक है, ये मान लो स्क्वायर है और ये अपना, अब हाँ, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। बोला ये जा रहा है कि 4 होल्स आर रेडियस के कट किए गए थीन स्क्वायर प्लेट से ऑफ साइड 4r, ठीक है। साइड जो है वह 4r, साइड इज 4r, ओके गाइस, ठीक है। मास इसका m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट जेड एक्सिस। अब देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट कैसे किया होगा सर्कल, इस तरीके से, इसी तरीके से सर्कल कट कर सकते हैं ना हम लोग, 4 इक्वल रेडियस का एक स्क्वायर प्लेट से। अब बेसिकली ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इन रिमेनिंग पार्ट्स का। ये मैंने गंद मचा दी, सॉरी। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये जो मैंने ब्लू से शेड कर रखा है ना, जो कर रहा हूं मैं, यही बचे ना जब सर्कल निकाल दिया तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये कैसे बनाएंगे, देखो रेडियस इसका आर है हर सर्कल का, तो मैं एक सर्कल का ड्रॉ करता हूँ, और इसका सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर से डिस्टेंस होता है √2a, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने लिख दी है। अब बढ़ते हैं आगे। इसका मास m है, ठीक है। तो मास m क्या हो जाएगा, मास m क्या हो जाएगा, दोनों जो साइड होगी उसका मल्टीप्लीकेशन, यानी 4 × 4 16, ठीक है। और आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। तो 16r² सिग्मा हो जाएगा मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट का, ठीक है। सिग्मा इज दी डेंसिटी, ठीक है। r² जो कि पूरा है अपना, ठीक है। और 16 तो हो जाएगा साइड लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो 16r² सिग्मा। तो r² सिग्मा यहां से कैसे निकलेगा, r² सिग्मा हो जाएगा m/16। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मान लो जो मास है किसी एक होल का, वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द होल πr², ठीक है। अब समझ आया ये 16r² कैसे लिया मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 4r × 4r 16r² इंटू इंटू सिग्मा यानी उसकी सरफेस डेंसिटी, ठीक है। तो πr² इंटू सिग्मा, ये क्या था, ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इंटू ये है डेंसिटी। तो हमें मास मिल गया, ठीक है। सिमिलरली मास ऑफ होल क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कल है तो उसका एरिया πr² इंटू सिग्मा। अब देखो πr² सिग्मा की वैल्यू क्या है, m/16, पाई इंटू m/16 फ्रॉम 1, ठीक है। ये आ गया मास एक होल का, एक होल का मास आया, ठीक है। तो अब उसी होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, IH, IH कैसे निकालेंगे, क्या होता है, तो ये एक होल को क्या मान सकते हैं हम, रिंग मान सकते हैं, या डिस्क, डिस्क मान सकते हैं, हाँ। क्योंकि स्क्वायर प्लेट था तो डिस्क होगा वो, ठीक है, हॉलो नहीं होगा अंदर से। तो एक होल का यानी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। तो m इज हाउ मच, पाई m/16। तो पाई m/16 mr²/2। तो mr²/2, तो ये हो जाएगा पाई/16 इंटू r²/2। ये क्या हो जाएगा, पाई mr²/32। तो ये आ गया एक होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब इसी होल का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट, यानी अगर ये सेंटर है तो सेंटर से जेड एक्सिस यानी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आई ऑफ होल अबाउट जेड एक्सिस पाई एम आर स्क्वायर बाई 32, ठीक है, विच इज योर आई सी एम, प्लस एम इज हाउ मच, पाई एम बाई 16 इंटू डी स्क्वायर इज हाउ मच, √2r ना, √2a, तो √2a का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको √2a नहीं बोल सकते, इसको √2r बोलेंगे, सॉरी, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/32 पाई एम आर स्क्वायर। तो हमें अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल का पता चल गया अबाउट जेड एक्सिस भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस होल का पता चल गया अबाउट जेड एक्सिस भी। हमने क्या लगाया, पहले ये जो एक्सिस लगाया था सेंटर ऑफ मास की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर आई जेड से उसको निकाल लिया, यानी आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने गलती से उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोल दिया था, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब ये चारों होल्स जो हैं आपस में आइडेंटिकल हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो एक का अगर हमें आई एच जेड निकल गया तो चारों का आई एच जेड क्या हो जाएगा, यानी आई एच जेड टोटल क्या हो जाएगा चारों होल्स का। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 25 × 4 20/32 पाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया तो रिमेनिंग पोर्शन का जेड एक्सिस के अलोंग, आई रिमेनिंग अलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल अबाउट जेड एक्सिस टोटल, वही होगा। पूरे प्लेट से सब्ट्रैक्ट कर दो उन चारों सर्कल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, तो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 16 mr² बाई 6। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एम एल स्क्वायर बाई क्या होता है रेक्टेंगुलर लैमिना का स्क्वायर का, मैंने बताया था ना, ऊपर जाओ देख लो भैया, वरना रोगे फिर। क्या होता है स्क्वायर का, ml² बाई 6। ठीक है, और ये था ml² बाई 12, तो एल यहाँ पर कितना है, एल इज 4r, तो m इंटू 16r² बाई 6 ml² बाई 6। ठीक है, माइनस आई एच जेड कितना निकला था, आई एच जेड वॉज टोटल वॉज 20/32 पाई एम आर स्क्वायर। इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू आएगी आई आर जेड की, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये थी आज की बात। ठीक है, कि आज हमने करा क्या क्या, वेरियस वेरियस शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा, एक्सिस ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, इतनी चीजें करी और उसके कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इसको एक बार और शुरू से गो थ्रू करना। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव फॉरवर्ड विद आवर रोटेशनल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।